हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग डे 3 में स्टार्ट करेंगे कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के एमसीक्यूज। तो यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चंस हमारी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के जो स्टैंडर्ड्स हैं और आपका जो पूरा सिलेबस है, इस पर मैंने क्या किया, 10-10 अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना दिए हैं ताकि यहाँ पर आपका रिविजन हो पाए। अगर आपको पूरा पढ़ाई करना है, जैसे अगर आप पीएफआरडी की तो खैर एग्जाम आ गई है 3 दिन में, अगर आप यहाँ पर ये वीडियो बाद में देख रहे हो, काफी लॉन्ग टाइम के बाद देख रहे हो या आईएफएससी के लिए देख रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, सिंपली यू हैव टू गो एंड सी पहले वन शॉट फुल कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का और फिर आप इसको पढ़ना, ठीक है। तो आपको आसानी रहेगी। चलो, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर किससे रिलेटेड है, जो डेफिनेशन दी गई है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, इन्वेंट्रीज यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग एक ऐसा एसेट है जो हमारे स्पेसिफिक क्राइटेरिया को मीट करती है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिनको हम इन्वेंट्री की तरह क्लासिफाई करेंगे फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो सबसे पहले तो अब आप ये समझो कि भाई इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री दो तरह की हो सकती है। क्या हो सकती है, एक तो रॉ मटेरियल हो सकता है आपका और एक फिनिश्ड गुड्स हो सकते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हो तो अब आपको यहाँ पर देखना है, स्टैंड बाय इक्विपमेंट हेल्प फॉर यूज इन केस ऑफ अ मशीनरी ब्रेकडाउन, materials and supplies to be consumed in the production process, office building used by the administrative staff, shares and debentures of another company held for long term capital appreciation, a delivery that can be used to transport finished goods to customers। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर इन्वेंट्री क्या रहेगी। देखो, फिनिश गुड्स की तो इन्वेंट्री होती ही है, रॉ मटेरियल भी हमारे लिए एक इन्वेंट्री की तरह काम करते हैं। तो बी ऑफ कोर्स यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम उन गुड्स की बात कर रहे हैं जिन्हें हमें यूज करना है। अच्छा, जो एसेट हमने खरीदा है लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, वो हमारी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी, ठीक है। तो इन्वेंट्रीज जो है वो एसेट्स होते हैं जिनको हम सेल के लिए रखते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, और यहाँ पर प्रोडक्शन जो होगा ऐसे सेल का वर्क इन प्रोग्रेस में या फिर इन फॉर्म ऑफ मटेरियल्स और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो मटेरियल्स एंड सप्लाईज जो हमारे हैं, जैसे रॉ मटेरियल्स, ये भी कोर कंपोनेंट बन जाते हैं इन्वेंट्री के लिए किसी भी मैन्युफैक्चरर में, ठीक है। स्टैंड बाय इक्विपमेंट और डिलीवरी वैन्स जो है, ये हमारी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आएंगी, जिन्हें हम मोर देन अ ईयर यूज कर रहे हैं ताकि हम यहाँ पर अपने अलग अलग काम कर सके। तो ऑफिस बिल्डिंग जो है वो भी हमारी एक पीपीई रहेगी और शेयर्स हमारे कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए हम रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, एक सेकेंड, हाँ जी। तो यहाँ पर काउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर इन्वेंट्रीज अप्लाइज टू मोस्ट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है, बट कुछ स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स हैं। तो कौन सी एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूडेड है फ्रॉम द स्कोप ऑफ दिस स्टैंडर्ड। अब आपको बताना है कि क्या चीजें हैं जो कि हमारे इन्वेंट्री के डेफिनेशन के अंडर नहीं आती हैं या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं आती। फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, गुड्स परचेज्ड बाय अ रिटेलर एंड हेल्ड फॉर रीसेल, work in progress arising under construction contracts, raw materials awaiting use in production process, factory supplies and loose tools। तो बताओ यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में फॉलो नहीं करेंगी। तो यस, यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ एसेट्स होते हैं जो कि अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा होता है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ये करके ना हमारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, आई थिंक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 रहता है ये, जो कि आपका यहाँ पर अलग से कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो इतनी कॉस्ट वगैरह होती है उनको कवर करता है, एंड इसीलिए हम यहाँ पर इसको एक्सक्लूड कर कर चलते हैं, राइट। तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में ऑल्दो उतना नहीं भी पता होगा, ये आपका A7 रहता है, 26 नहीं है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, वो हमारे किस में आ जाएंगे, इंक्लूडिंग डायरेक्टली रिलेटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स, इसमें ये हमारे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में आ जाएंगे। इसके अलावा और क्या क्या चीजें एक्सक्लूडेड है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड एंड सर्टेन प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री मेजर्ड एट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। एक की एस्पेक्ट जो है अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज की, वो है कि किस तरीके से हम मेजरमेंट करेंगे फॉर इंक्लूजन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल हमारा क्या रहता है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज में केवल हिस्टोरिकल कॉस्ट, जिसे हम बुक कॉस्ट भी कहते हैं, या फिर यहाँ पर एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, कितने में हम इसे बेच पाएंगे, लोअर ऑफ द कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट, या फिर हायर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू।
सबसे पहले तो प्रूडेंट वाला कॉन्सेप्ट लगता है। दूसरा यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कितनी हमारी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है और कितने में हमने इसको परचेज किया था। दोनों में से जो भी सबसे कम होगा उसी को हम लेकर चलेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो भी पोटेंशियल लॉसेस हैं उन्हें हम इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लेकिन एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जहां पर नेट रियलाइजेबल वैल्यू के बारे में बात हो रही है। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू में यहाँ पर हमें कैसे बताना है कि करेक्टली कैलकुलेट कैसे हो रही है ये, है ना। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखो ये एक क्रूशियल कंपोनेंट है इन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, और यहाँ पर इनकी जो वैल्यू है जब ये डिक्लाइन हो रही होती है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे। सेलिंग प्राइस कितना होगा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, फेयर मार्केट वैल्यू में से कॉस्ट ऑफ परचेज माइनस कर देंगे, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल, और या फिर करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होगी इन्वेंट्री की, ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी, प्लस आप नेट नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू हम क्या लेंगे ये हमें बताना है, तो ऑफ कोर्स सी इसका आंसर होगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस देखेंगे कि कितना होगा। अब इसमें से दो प्राइसेस निपटा देने हैं, कौन कौन से हैं। एक तो यहाँ पर जो कॉस्ट हमें कंप्लीशन में लगेगी वर्क इन प्रोग्रेस में, और दूसरा यहाँ पर एस्टिमेटेड कॉस्ट जो हमें ऐसे सेल करने में लगेगी, जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गए, कमीशन हो गए, मार्केटिंग एक्सपेंसेस हो गए। नेक्स्ट आ जाओ, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में आपके पास में ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अदर कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग देम टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, ये सब चीजें लग रही है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में क्या क्या आ रहा है, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग देम टू देयर प्रेजेंट लोकेशन। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि किसको हमें डिडक्ट करना है जब हमें कॉस्ट ऑफ परचेज निकालना है। इंपोर्ट ड्यूटीज और जितनी भी हमारी नॉन रिकवरेबल टैक्सेस होते हैं, फ्राइट एंड हैंडलिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांजिट, ट्रेड डिस्काउंट्स एंड रिबेट्स रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर, या फिर कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन। तो हम कौन सी कॉस्ट को यहाँ पर माइनस कर देंगे, ऑफ कोर्स इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि बुक वैल्यू पर लेकर चलना है, अगर डिस्काउंट्स वगैरह मिलेंगे तो वो हम मेंशन जो है क्या नहीं करेंगे कि अच्छा ये एक्स्ट्रा कॉस्ट है। मतलब अगर कोई सामान मार्केट में 1000 रुपए का है और हमें पड़ा 900 रुपए का, तो हम 900 रुपए लिखेंगे या 1000, हम 900 रुपए लिखेंगे, जितना भी हमें मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये सब हमारे पास जितने भी डिस्काउंट्स वगैरह हैं उन्हें भी हम डिडक्ट कर लेते हैं फ्रॉम द परचेज प्राइस, ताकि हमें यहाँ पर नेट कॉस्ट ऑफ परचेज मिल पाए। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इंक्लूड्स अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब यहाँ पर जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं इनको हमें कैसे ट्रीट करना है इन ए पीरियड वेयर ऑक्यूपेशन लेवल्स आर एबनॉर्मली लो। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन यहाँ पर क्या आएगा आपका, एक सिस्टमैटिक एलोकेशन आ रहा है फिक्स्ड का और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड का। तो जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं इन्हें हमें कैसे ट्रीट करना है जब हमारे प्रोडक्शन लेवल्स बहुत ही ज्यादा लो हो रखे हो। तो पहला बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम इन्हें अलोकेट कर देंगे टू द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बेस्ड ऑन द एक्चुअल लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा बोल रहे हैं अनअलोकेटेड पोस्ट प्रोडक्शन जो है उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे नेक्स्ट पीरियड में। तीसरा बोल रहे हैं जो हमारा एंटायर अमाउंट है फिक्स्ड ओवरहेड का उसे कैपिटलाइज कर लेंगे एज द पार्ट ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट। चौथा बोल रहे हैं जो पोर्शन है फिक्स्ड ओवरहेड्स का जो कि अनएलोकेटेड था, क्यों अनएलोकेटेड था, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत कम था, तो इसको हम एक एक्सपेंस दिखाएंगे इन द पीरियड इट इज इनकर्ड। जैसा हमने कहां पर पढ़ा था, कौन से कॉस्टिंग में पढ़ा था ये वाला टाइप, ये हमने पढ़ा था मार्जिनल कॉस्ट में, है ना। फिर ये बोल रहे हैं इसको इग्नोर ही कर दो, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स इसका आंसर डी होगा। जैसा हमने मार्जिनल कॉस्ट में भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है, फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है, उसे हम ओवर द पीरियड यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारी नॉर्मल कैपेसिटी जो है प्रोडक्शन फैसिलिटीज की उससे रिलेटेड रहती है। अलोकेट करेंगे टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स को अ स्मॉलर नंबर ऑफ यूनिट्स, एंड यहाँ पर फिर हम अपनी पूरी इनिशिएट कर देंगे कॉस्ट पर यूनिट। तो यहाँ पर अगर हमें अमाउंट जो है फिक्स्ड ओवरहेड्स की ईच यूनिट वो हम ये चाहते हैं कि इंक्रीज ना जाए, तो अनअलोकेटेड पोर्शन को हम एक एक्सपेंस दिखा देते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जिस पीरियड में वो इनकर हुई है। In a production process that yields both main products and byproducts, specific valuation rules। तो यहाँ पर what is the correct valuation methods for byproducts? अगर यहाँ पर मेन प्रोडक्ट भी आ रहा है और बाई प्रोडक्ट भी आ रहा है,
और हमें स्पेसिफिक वैल्यूएशन रूल्स लगाने हैं, तो करेक्ट वैल्यूएशन क्या रहेगी हमारे बाई प्रोडक्ट्स के लिए? पहला बोल रहे हैं इनको हम सेम कॉस्ट पर लेंगे एज द मेन प्रोडक्ट। दूसरा बोल रहे हैं ये हमारे नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर आएंगे और इनकी जो वैल्यू है उसे हम डिडक्ट कर देंगे फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द मेन प्रोडक्ट, या फिर हम इन्हें असाइन करेंगे एक पोर्शन ऑफ द जॉइंट कॉस्ट बेस्ड ऑन देयर फिजिकल राइट, या हम इनको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करेंगे अंटिल ये हम बेच देते हैं, या फिर इनको वैल्यू करेंगे एट द लोअर ऑफ देयर कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विद कॉस्ट बीइंग अलोकेटेड फ्रॉम द जॉइंट कॉस्ट। तो हमें क्या करना है, या तो हम इनको यहाँ पर एट द सेम कॉस्ट लेकर चले जैसा मेन प्रोडक्ट था, या फिर इनकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू को जो वैल्यू है उसको हम कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट से डिडक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर अगेन आपको कॉस्टिंग में भी मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग में भी यही चीज समझाई थी जब हमने कोल तार बनाया था, और मैंने आपको एग्जाम्पल किस चीज का दिया था, कोल तार के साथ साथ मैंने आपको पेट्रोल वाला एग्जाम्पल दिया था कि जो कोल तार है अब जब ये हमारा बना तो इससे जो हमें प्रॉफिट हो रहा है उसको हम हमारे मेन कॉस्ट से निकाल लेते हैं, है ना। What is the when it is not possible to specifically identify the cost of individual items of inventory, एक कॉस्ट फॉर्मूला हमें यूज करना है। कौन सा यहाँ पर कॉस्ट फॉर्मूला है या फिर असाइनिंग कॉस्ट जो कि हमें परमिटेड नहीं है। तो ये तो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से आपके लिए परमिटेड रहते हैं और कौन कौन से नहीं रहते। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हमारे लिए परमिटेड रहता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट हमारे लिए परमिटेड रहता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट यहाँ पर हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दोनों अलाउ नहीं करते। कौन अलाउ करता है ये भी बता देती हूँ, वैसे तो एग्जाम में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, यूएस GAAP करता है, ठीक है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉर्मूला हमारे लिए अलाउड है और साथ में हमारे पास में यहाँ पर वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड अलाउड होता है, लेकिन जो LIFO है वो एक्सप्लिसिटली परमिटेड नहीं होता है। और यहाँ पर क्योंकि हमारी जो वैल्यूज हैं ये हो सकता है लिटिल रिलेशनशिप या फिर कोई रिलेशनशिप नहीं रखें रीसेंट कॉस्ट लेवल्स के साथ में। रूल जो है जिसमें हमें वैल्यू करनी है इन्वेंट्री को एट द लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ या फिर NRV, ये अप्लाई हो रही है टू द फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस। However, एक different consideration apply होती है to raw materials. Under what conditions are raw materials and supplies not written down below their cost, even if their replacement cost is lower? तो यहाँ पर बोल रहे हैं जब हम वैल्यू करेंगे अपनी उसको इन्वेंट्री को तो हमें कब करना है, या तो कॉस्ट पर करना है जिस कॉस्ट पर हमने खरीदा, या तो फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब इसमें जो भी हमारा कम होगा उसके साथ में हम जाएंगे, तो ये हमारी फिनिश गुड्स पर लगती है या वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन जब मैंने रॉ मटेरियल खरीदा तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, तो किस कंडीशन में रॉ मटेरियल्स और सप्लाईज जो हैं वो हमारे उनकी कॉस्ट से कम पर लिया जाता है इवन इफ देयर रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज लोअर। तो यहाँ पर अगर रॉ मटेरियल्स हमने स्टोर करें सिक्योर लोकेशन में, अगर कंपनी के पास लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है सप्लाई के साथ में, या तो फिनिश प्रोडक्ट्स जिसमें रॉ मटेरियल्स इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं ये हमारी सोल्ड होगा एट और अबव द कॉस्ट, या रॉ मटेरियल्स हमने लास्ट मंथ परचेज करे या फिर कंपनी फीफो मेथड यूज कर रही है। तो कब यूज नहीं होते हैं, सी में नहीं यूज होते हैं, जब हमारे पास में ऐसा होता है कि भाई हमने ये जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं ठीक है इनको हम यहाँ पर अबव देयर कॉस्ट बेचने वाले हैं या फिर जिस कॉस्ट पर उन्हें हमने खरीदा है। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स विल बी फुल्ली रिकवर्ड एंड एक रिटन डाउन केवल तभी नेसेसरी होता है जब हमें लग रहा है कि धीरे धीरे कॉस्ट इसकी कम हो जाएगी। जैसे मशीनरी में हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज करते हैं क्योंकि हमें पता है ओवर द टाइम इसका जो प्राइस है वो हमारा कम हो जाएगा। कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर जिनके बेसिकली कौन सा मैंडेटरी डिस्क्लोजर है हमारी इन्वेंट्री से रिलेटेड जब हमें यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारी देनी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। पहला है नेम ऑफ द मेजर सप्लायर्स, फिजिकल लोकेशन, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो हमने अडॉप्ट की हैं इन मेजरिंग इन्वेंट्रीज इंक्लूडिंग द कॉस्ट फॉर्मूला यूज्ड। तो हमें ऑफ कोर्स सी ही देना होता है। और ये याद रखना कंसिस्टेंसी वाला जो आपका प्रिंसिपल है, कंसिस्टेंसी वाला प्रिंसिपल क्या बोलता है, जो फॉर्मूला इस साल यूज किया उसी को अगले साल यूज करो। मान लो चेंज कर लिया तो कोशिश करो कि जो अभी मान लो फर्स्ट ईयर था ये लास्ट ईयर था, ये हमारा करंट ईयर है। अब करंट ईयर में अगर मैंने अपना कोई फॉर्मूला चेंज करा तो मैं एक और यहाँ पर बैलेंस शीट लास्ट ईयर के लिए बना लूंगी जिसमें कि करंट मेथड यूज करूं। क्यों? इससे कंसिस्टेंसी से कंपैरिजन आसान हो जाता है। ठीक है, तो टोटल कैरिंग अमाउंट जो है इन्वेंट्रीज की उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं बाय अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन जैसे रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स। इन अकाउंटिंग
इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जो हैं वो क्लासिफाई की हो जाती है एज आइदर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। इनमें से कौन सा एक एग्जांपल है ऑफ अ नॉन मॉनेटरी आइटम? तो यहाँ पर अब आपको नॉन मॉनेटरी आइटम बताना है। पहला है कैश, दूसरा है ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेएबल्स, इन्वेंट्रीज एंड लोन्स पेएबल। तो अब आपको बताना है कि इसमें से नॉन मॉनेटरी आइटम कौन सा रहेगा। तो मॉनेटरी आइटम्स कौन से होते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं मनी की फॉर्म में, और नॉन मॉनेटरी जिनको हम नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आप खुद देखेंगे जो हमारी इन्वेंट्रीज हैं, ठीक है, इन्वेंट्रीज हमारी किस में आ जाती हैं? इन्वेंट्रीज हमारी आ जाती हैं जहां पर हमारे पास में बेसिकली एक ऐसी कैटेगरी जो एसेट्स हमारे फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स इसमें आ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स में आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इनकी जो मनी की वैल्यू है ये फिक्स नहीं है। तो कैश, रिसीवेबल्स, ट्रेड पेएबल्स ये सब हमारे कैसे हैं? ये सब हमारे मॉनेटरी आइटम्स हैं। एक बार और याद दिला देती हूँ, ट्रेड पेएबल्स क्या है? जब आपने किसी अंकल से टॉफी खरीदी और आपने बोला अंकल मैं पैसे लाना भूल गई, मैं आपको पैसे आकर दे दूंगी, वापस गए पैसे दिए, तो ट्रेड पेबल जो हम बाद में बिल पे कर रहे हैं, उधार पर सामान खरीदा। रिसीवेबल, किसी ने आपसे सामान खरीदा और वो आपसे बोले कि हम आपको पैसे बाद में लाकर दे देंगे, तो अब आपको ये पैसा मिलेगा, ये सब हमारे एसेट्स हैं, है ना? क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर पैसा मिलने वाला है, ये हमारी लाइबिलिटी हो गई क्योंकि हमें पैसा पे करना है। कैश क्या होता है? एसेट होता है ना? कैश इक्विवेलेंट्स एसेट होते हैं। गोल्ड क्या होता है? गोल्ड आपके लिए क्या होता है? कंपनी के लिए गोल्ड इन्वेस्टमेंट होता है, एसेट ही होगा लेकिन इन्वेस्टमेंट का हिस्सा होगा, ठीक है। When a company first enters into a transaction that is denominated in foreign currency, हमारी कंपनी एंटर कर रही है एक ऐसे ट्रांजेक्शन में जिसको डिनोमिनेट हमने किस में किया है? किसी फॉरेन करेंसी में किया है। व्हाट एक्सचेंज रेट शुड बी यूज्ड टू रिकॉर्ड इट इन द रिपोर्टिंग करेंसी? अब यहाँ पर हमें कौन सा एक्सचेंज रेट यूज करना है? मैंने आपको ये भी पढ़ाया हुआ है। एवरेज एक्सचेंज रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, at the end of the reporting period, forward exchange rate agreed upon for future settlement, या फिर यहाँ पर एक्सचेंज रेट एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो देखो इसमें ना आप दो केस लेकर चलो। पहला केस तो आपका ये हो जाएगा कि भाई मेरे को पता है आगे जाकर मेरी क्या एग्रीमेंट हुई है, और दूसरा यहाँ पर क्या है? दूसरा है कि हम यहाँ पर जिस ट्रांजेक्शन में हो रहे हैं, अभी हमारा ट्रांजेक्शन यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पर तो पेमेंट हमारी फ्यूचर सेटलमेंट के लिए, क्वेश्चन में आपसे फ्यूचर पूछा है नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास में जो ट्रांजेक्शन जिस टाइम पर हुआ उस टाइम जो भी रेट चल रहा था उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अगेन वही, पता है आपने अगर अच्छे से जो मैंने आपको कन्वेंशंस पढ़ाए थे वो ऑल्दो आपके कोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, ठीक है, अगर मैं पीएफआरडी की बात करूं, बट सिर्फ उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लगाकर भी ना आपके आधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो थोड़ा सा याद रखना। तो प्रैक्टिकल पर्पसेस में एक एवरेज रेट होता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड जिसको हम यूज करते हैं, और प्रिंसिपल जो है वो हमारा किसमें जाएगा? स्पॉट रेट में या ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। चलो, एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड एंड हो गया, कंपनी के सेवरल एसेट्स जो थे वो डिनोमिनेटेड थे किसी और करेंसी में। अब यहाँ पर फॉरेन करेंसी जो है मॉनेटरी आइटम्स में जैसे कि कैश, रिसीवेबल्स, पेबल्स में कैसे रिपोर्ट करेंगे? बैलेंस शीट में। एक्सचेंज रेट जो कि एग्जिस्टेड है ओरिजिनल ट्रांजेक्शन डेट में, एक एवरेज एक्सचेंज रेट निकाल लेंगे पीरियड के लिए, क्लोज रेट यूज करेंगे, क्लोजिंग रेट जो भी था, ओरिजिनल कॉस्ट नो ट्रांसलेशन, या फिर यूजिंग द एक्सचेंज रेट दैट एग्जिस्टेड व्हेन द वैल्यूज वर लास्ट डिटरमिन्ड बाय द मैनेजमेंट। तो क्या आंसर होगा इसका? यहाँ पर सी हो जाएगा। हम क्या करेंगे? इनको रीट्रांसलेट करेंगे और रिपोर्ट करेंगे कि भाई क्लोजिंग रेट क्या था यहाँ पर बैलेंस शीट डेट में। आज जब मैं बैलेंस शीट बना रही हूँ उस टाइम पर जो भी रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको मेंशन कर कर चलूंगी, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होता है? ट्रांसलेटेड अमाउंट एंड अमाउंट एट विच दे वर इनिशियली रिकॉर्डेड। तो इसको हम एक एक्सचेंज गेन या लॉस दिखा देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। आज यहाँ पर $1 88 रुपीज की है, जब मैंने अपने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए थे पहली बार तब ये 85 रुपीज की थी। तो यहाँ पर ये जो 3 रुपीज का मान लो मुझे लॉस हो रहा है, तो ये लॉस मैं किस में दिखाऊंगी? अपनी P&L में दिखा दूंगी, ठीक है। और रिकॉर्ड कौन सा करूंगी? जो आज डेट था 88 रुपीज वाला, जब मैं अपनी बुक्स को क्लोज कर रही हूँ। एक कंपनी एक्वायर्ड अ मशीन फ्रॉम अ फॉरेन सप्लायर, और इसको यहाँ पर कैरी किया इन्होंने एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। हाउ शुड दिस मशीन बी रिपोर्टेड ऑन सब्सिक्वेंट बैलेंस शीट डेट्स? एक कंपनी ने अक्वायर करा मशीन को फ्रॉम अ फॉरेन सप्लायर, वेरी गुड।
अब इसको हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रखा, बिल्कुल रखना चाहिए था। अब यहाँ पर सब्सिक्वेंट बैलेंस शीट डेट्स पर हम इस मशीन को कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं, रीट्रांसलेट करेंगे यूजिंग द क्लोजिंग रेट, या फिर रिपोर्ट करेंगे यूजिंग द एक्सचेंज रेट दैट फिक्स एट द डेट ऑफ ओरिजिनल ट्रांजेक्शन, रिपोर्ट करेंगे एट द एवरेज एक्सचेंज रेट फॉर द ईयर, its value should be adjusted based on the fair value in the foreign currency, या फिर रीट्रांसलेट करेंगे यूजिंग द एक्सचेंज रेट दैट एग्जिस्टेड व्हेन इट्स फेयर वैल्यू वाज लास्ट डिटरमिन्ड। क्या करना है हम यहाँ पर, देखो हमें पता है मशीन है, मशीन जब हम खरीदते हैं तो यूजुअली हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही लेकर चलनी होती है, लेकिन अब यहाँ पर आपसे एक्सचेंज रेट्स के लिए पूछा गया, तो एक्सचेंज रेट्स में भी हम इसको डेट ऑफ ट्रांजेक्शन वाला ही रेट लेकर चलेंगे और इसको रीट्रांसलेट नहीं करेंगे एट सब्सिक्वेंट बैलेंस शीट। किसको करते हैं, मॉनेटरी आइटम्स को करते हैं, किसको नहीं करते हैं, नॉन मॉनेटरी आइटम्स को नहीं करते। तो यहाँ पर ट्रेड पेबल्स, कैश, कैश रिसीवेबल जो भी होता उसमें हमें इसको किस पर करना होता, जो हमारी सब्सिक्वेंट बैलेंस शीट की लास्ट डेट होती। एक इंडियन कंपनी है जिन्होंने एक लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन लिया स्पेसिफिकली ताकि ये एक डेप्रिशिएबल मशीन को खरीद पाए। अब ये जो चेंज आया एक्सचेंज रेट में एट द ईयर एंड, इन्होंने देखा कि एक एक्सचेंज लॉस हुआ है ऑन द लोन। अंडर द स्पेसिफिक ऑप्शन अवेलेबल इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हाउ कैन दिस एक्सचेंज डिफरेंस बी ट्रीटेड। अब इस एक्सचेंज डिफरेंस को हमें कैसे ट्रीट करना है ये पूछ रहे हैं। क्या क्वेश्चन है, एक इंडियन कंपनी थी, एक लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन लिया स्पेसिफिकली ताकि यहाँ पर एक डेप्रिशिएबल मशीन को खरीद पाए। अब यहाँ पर जब चेंज हुए एक्सचेंज रेट्स ईयर एंड में, तो एक एक्सचेंज लॉस हो रहा है लोन पर, मतलब हमें एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ रहा होगा। तो हमारे पास एक स्पेसिफिक ऑप्शन अवेलेबल था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जिसके थ्रू हम इस एक्सचेंज डिफरेंस को ट्रीट करेंगे। अब आपको वो बताना है वो क्या होगा। इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली एज एन एक्सपेंस, ऐड करेंगे इसको टू द कॉस्ट ऑफ मशीन एंड डेप्रिशिएट कर देंगे ओवर द एसेट्स रिमेनिंग लाइफ, डेफर करेंगे और अमोर्टाइज कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में, या इग्नोर कर देंगे। तो बताओ क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर होगा कि इसको हम यहाँ पर कैसे कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं डिफरेंस जो भी हमारा आ रहा है, और फिर ये जो हमारा ट्रीटमेंट होगा इसका एक्सचेंज डिफरेंस का, वो लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स के लिए होगा। तो अगर ये आइटम्स हमारे रिलेटेड कर रहे हैं टू द एक्विजिशन ऑफ अ डेप्रिशिएबल कैपिटल एक्सेस, तो एक्सचेंज डिफरेंस को हम ऐड या डिडक्ट कर देते हैं फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जब हम अपना डेप्रिसिएशन निकाला, मान लो 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन आया था 1000 रुपए, और यहाँ पर जो लॉस हो रहा है वो 200 रुपए का हो रहा है, तो हम 1200 रुपीज दिखा देंगे अपनी मशीन का जो वैल्यू है उसे डेप्रिशिएट करने में। फॉरेन ऑपरेशंस को क्लासिफाई किया गया है आइदर इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल फॉर ट्रांसलेशन पर्पसेस। इनमें से कौन सी एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन की। तो यहाँ पर पहला बोल रहे हैं इसकी जो एक्टिविटीज हैं वो कैरी आउट होती हैं विद अ सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी फ्रॉम द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, या फिर ये फाइनेंस हो रहा है मेनली फ्रॉम इट्स ओन ऑपरेशंस और लोकल बोरोइंग्स, या फिर ये यहाँ पर कैरी ऑन हो रहा है इसका बिजनेस एज इफ इट वर एन एक्सटेंशन ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज ऑपरेशंस। इसकी सेल्स जो है वो मेनली करेंसीज में है अदर देन द रिपोर्टिंग करेंसी, या फिर ट्रांजेक्शंस जो है विद द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज आर नॉट अ हाईली प्रपोर्शन ऑफ इट्स एक्टिविटीज। तो बताओ यहाँ पर आंसर क्या होगा। सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो फॉरेन ऑपरेशंस हैं वो हमारे इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल में आ रही हैं। तो एग्जैक्टली हमें इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस की क्या डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हमें उसे पहचानना है। तो बताओ क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस कौन से होते हैं, जहां पर कि हमें रिपोर्ट करने हैं एंटरप्राइज के सभी ऑपरेशंस को, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे किस एक्सटेंशन तक जाते हैं कि भाई हमें यहाँ पर जो भी रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है इसके सभी एसेंशियल फंक्शंस को एक साथ रिकॉर्ड करते हुए रिपोर्ट करते हुए जाना है। तो जैसे फॉरेन ब्रांच है, ठीक है, जो कि केवल गुड्स बेच रही है जो इम्पोर्टेड है फ्रॉम द पेरेंट कंपनी, और रेमिट कर रही है जो भी इसको पैसा मिल रहा है। तो चेंजेस अगर एक्सचेंज रेट में हो रहे हैं तो इनका इमीडिएट इफेक्ट होगा हमारे पेरेंट के कैश फ्लोज पर, तो वो हमें यहाँ पर रिकॉर्ड कर कर दिखाना होगा। आगे समझ में किस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पर इसको हम कैसे कैरी करते हैं, एज इफ यहाँ पर जो बिजनेस है यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसको हम ऐसे कैरी करेंगे ऐसे इट वर एन एक्सटेंशन ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज ऑपरेशंस। चलो नेक्स्ट आ जाओ।
जब हम ट्रांसलेट करेंगे यहाँ पर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फॉर नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस फॉर कंसोलिडेशन, हाउ आर द रिजल्टिंग एक्सचेंजेस डिफरेंस रिलेटेड। जब यहाँ पर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस की कंसोलिडेट करनी है, ट्रांसलेट करनी है, तो हम यहाँ पर रिजल्टिंग एक्सचेंज डिफरेंस को कैसे ट्रीट करेंगे, एज एन इनकम या एक्सपेंस इन द कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इग्नोर कर देंगे, एडजस्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हमारी हुई है, एक्यूमुलेट करेंगे ना सेपरेट कंपोनेंट ऑफ इक्विटी कॉल्ड अ फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, या फिर डेबिट या क्रेडिट कर देंगे टू द रिटेन्ड अर्निंग्स डायरेक्टली। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। जब यहाँ पर कोई भी नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है तो जितने भी हमारे एक्सचेंज डिफरेंसेस आ रहे हैं उनको हम यहाँ पर रिकॉग्नाइज करेंगे इन द प्रॉफिट और लॉस, इंस्टेड कि यहाँ पर इनको एक्यूमुलेट किया जाए इन फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, हम इनको एक सेपरेट कंपोनेंट दिखाएंगे हमारे शेयर होल्डर्स फंड्स में। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन्हें फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में लेकर जाते हैं। याद रखना फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व केवल और केवल नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस के लिए होता है, जहां पर कि हमारे एक्सचेंज रेट्स में जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं वो हमारे डिफरेंसेस हमारे नेट ऑपरेशंस में दिखेंगे रेदर देन इंडिविजुअल ट्रांजेक्शंस, और ये हमारे रिलीज होते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अपॉन द डिस्पोजल, जब हम इसको इन्वेस्टमेंट को अपना बेच देते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में है, एक चेंज हो रहा है हमारी बिजनेस स्ट्रैटेजी में, तो यहाँ पर कंपनी जो है वो रिक्लासिफाई करेगी एक नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन को एज एन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। पहले नॉन इंटीग्रल था, अब इंटीग्रल बन गया, तो हाउ शुड द ट्रांसलेटेड अमाउंट्स ऑफ ऑपरेशंस नॉन मॉनेटरी एसेट्स बी ट्रीटेड एट द डेट ऑफ चेंज। अब हम यहाँ पर इसको कैसे ट्रीट करने वाले हैं, इनको रिट्रांसलेट कर देंगे टू देयर फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन, इनको ट्रीट करेंगे एज हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ दोज आइटम्स इन द पीरियड ऑफ चेंज एंड सब्सिक्वेंट पीरियड्स, कंप्लीटली राइट ऑफ कर देंगे हमारे P&L स्टेटमेंट में। प्रीवियसली डेफर्ड एक्सचेंज डिफरेंसेस जो थे उनको रिकॉग्नाइज करेंगे इमीडिएटली एज इनकम और एक्सपेंस, इनको रिट्रांसलेट करेंगे यूजिंग द एवरेज एक्सचेंज रेट फॉर द पीरियड। क्या करने वाले हैं हम, तो देखो अब हमें इंटीग्रल से नॉन इंटीग्रल की तरफ जाना है, ऐसी सिचुएशन में अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो ट्रांसलेट करेंगे जो भी अमाउंट था इसके नॉन मॉनेटरी आइटम्स का एट द डेट ऑफ चेंज। ठीक है, और इनकी नई हिस्टोरिकल कॉस्ट लिखेंगे यहाँ पर जिस पीरियड में इनको चेंज किया जा रहा है, और ऑल फ्यूचर पीरियड्स। अगर आज चेंज कर रहे हैं तो आज यहाँ पर एक्सचेंज रेट क्या है, उसी रेट पर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनको लेकर चलेंगे। तो ट्रीट करेंगे इनको हिस्टोरिकल आइटम कॉस्ट पर फॉर दोज आइटम्स इन द पीरियड ऑफ चेंज एंड सब्सिक्वेंट पीरियड्स। एंड यहाँ पर हमारे पास में कोई भी प्रीवियसली डेफर्ड एक्सचेंज डिफरेंस था ट्रांसलेशन रिजर्व में, तो उसको हम यहाँ पर ना तो इनकम ना तो एक्सपेंस दिखाएंगे अंटिल की ऑपरेशन जो है वो इवेंचुअली डिस्पोज ऑफ हो गया। ठीक है, तो याद रखना अगर नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन को इंटीग्रल निकालना है तो यहाँ पर ट्रांसलेटेड अमाउंट जो है नॉन मॉनेटरी आइटम्स की वो हमारी डेट ऑफ चेंज में ट्रीट की जाएगी एज देयर न्यू हिस्टोरिकल कॉस्ट, और यहाँ पर हम इसी के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, अपने चेंजेस शो कर रहे हैं। एक कंपनी एंटर करती है इनटू अ फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट टू हैज इट्स फॉरेन करेंसी रिस्क ऑन अ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पर इंटेंडेड नहीं है फॉर ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन, तो किस तरीके से प्रीमियम या डिस्काउंट जो है ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट बी अकाउंटेड फॉर। कंपनी फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर फॉरेन करेंसी रिस्क से यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट कर रही थी, और ये यहाँ पर ट्रेडिंग या स्पेकुलेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट यूज नहीं होता, तो प्रीमियम या डिस्काउंट इस कॉन्ट्रैक्ट पर हम कैसे लेकर चलेंगे, अकाउंट करेंगे, इसको फुल में रिकॉग्नाइज करेंगे एज एन एक्सपेंस या फिर इनकम एट द इंसेप्शन, इग्नोर कर देंगे, अमोर्टाइज कर देंगे, एडजस्ट करेंगे अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ अंडरलाइंग एसेट और लाइबिलिटी, या फिर रिकॉग्नाइज करेंगे इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका क्या होगा कि यहाँ पर हम ये देखेंगे कि क्या प्रीमियम या डिस्काउंट्स हैं जो कि इसके साथ में अटैच्ड हैं, और यहाँ पर इनको अमोर्टाइज कर देंगे। अमोर्टाइज करना क्या होता है, ओवर द टाइम इसे डिवाइड कर देंगे एज एन एक्सपेंस या फिर इनकम सिस्टमेटिकली ओवर द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और अगर कोई एक्सचेंज डिफरेंस आ रहे हैं क्योंकि चेंज हुआ है एक्सचेंज रेट में ड्यूरिंग द पीरियड, तो उसको हम सेपरेटली हमारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। एक करेंसी ट्रेडर एंटर्स इनटू अ 3-month फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट प्योरली फॉर स्पेकुलेशन पर्पसेस।
हाउ शुड दिस कॉन्ट्रैक्ट बी वैल्यूड एट ईच सब्सिक्वेंट बैलेंस शीट डेट्स बिफोर द मैच्योरिटी। एक करेंसी ट्रेडर थे, एंटर कर रहे हैं इनटू अ 3 मंथ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्यों है, ये स्पेकुलेशन पर्पसेस से बनाया गया है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप ट्रीट कैसे करने वाले हो यहाँ पर। तो यहाँ कब, जब इसको वैल्यू किया गया है एट ईच सब्सिक्वेंट बैलेंस शीट डेट बिफोर इट्स मैच्योरिटी। प्रीमियम या डिस्काउंट को हम अमोर्टाइज करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को हम यहाँ पर कैरी करेंगे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट में, प्रीमियम डिस्काउंट को हम कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे और कॉन्ट्रैक्ट हमारी मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग जाएगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर वैल्यू नहीं होगा एट लोअर और फिक्स कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, या फिर कोई गेन या लॉस जो है वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कंप्लीटली डिफरेंट होता है, तो जो भी प्रीमियम या डिस्काउंट थे इसके इंसेप्शन पर वो इग्नोर करेंगे। और यहाँ पर जब बैलेंस शीट डेट आएगी तब हम देखेंगे कि करेंट मार्केट वैल्यू क्या है, और जो भी लॉस या गेन हमें तब हो रहे हैं जब हमारी बैलेंस शीट डेट चल रही है, उसको हम इमीडिएटली हमारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, इसी के साथ में हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम नए चैप्टर की तरफ मूव कर, तो डेफिनेशन जो है रेवेन्यू की अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये हमारी स्पेसिफिक है जो इनफ्लोज अराइज हो रहे हैं ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से। अब ये पूछे कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि रिजल्ट करेंगे इन एन आइटम being recognized as revenue for a company that manufactures and sell furniture। अब यहाँ पर एक कंपनी है जो कि फर्नीचर बेच रही है और मैन्युफैक्चर भी कर रही है। अब इनको यहाँ पर बताना है कि कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि यहाँ पर एक रेवेन्यू के फॉर्म में माने जाएंगे। Gross inflow of cash from selling a piece of furniture to a customer, gain realized from selling an old delivery truck that was used for business operations, and unrealized gain from an increase in the value of land on which the factory is built. Gross inflow of cash from a bank loan taken to a finance operations, appreciation in the value of company's investment in the stock market। अब यहाँ पर मेजरली जो आए हैं वो आए हैं आपके कैपिटल एप्रिसिएशन से रिलेटेड, केवल और केवल जो आपका मेन कोर बिजनेस है, ठीक है, उससे क्या था कि हमारे पास में जो कैश हमने रिसीव किया है फ्रॉम अ कस्टमर। तो देखो अगर मुझे कैश या तो मिल गया, कब हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं, ये हम करते हैं जब मेरे पास से गुड्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको एक रेवेन्यू मान लेते हैं। तो ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल्स या अदर कंसिडरेशंस जो कि ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से आ रही है किसी एंटरप्राइज की, फॉर अ फर्नीचर मैन्युफैक्चर, जब फर्नीचर उनका यहाँ पर सेल हो रहा है तो वही प्राइमरी ऑर्डिनरी एक्टिविटी होगी। अगर ओल्ड ट्रक बेचा जा रहा है तो मतलब आप एक फिक्स्ड एसेट जो था पुराना उसको बेच रहे हो, जो कि एक नॉन करेंट एसेट है, तो यहाँ पर इसको आप नहीं लेकर चलोगे। अनरियलाइज्ड गेन्स हो गए तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा। कैश यहाँ पर फ्रॉम अ लोन जो है अगर आपको मिल रहा है या कोई भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह है तो उसको हम अलग अलग इसमें लेकर चलते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है रेवेन्यू रिकॉग्निशन का वो अप्लाई करेगा टू मोस्ट कॉमन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। सर्टेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेवेन्यूज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट्स स्कोप। तो कौन से रेवेन्यू हैं जो कि इसके स्कोप से यहाँ पर नहीं ऐड होंगे। पहला है सेल ऑफ गुड्स बाय अ रिटेल स्टोर, revenue arising from a construction contract, revenue earned by a bank from interest on loans, earned by a software company from royalties, rendering professional services by a consulting firm। तो अब आप खुद ही बता दो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के अंडर आते हैं। बाकी हमारे कोर ऑपरेशंस थे हर एक कंपनी के। अच्छा मान लो स्टॉक्स में जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ठीक है, स्टॉक में अगर मैंने स्टॉक्स खरीदे और मेरा बिजनेस किसी और चीज का है तो ये मेरे लिए इन्वेस्टमेंट होगा। अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेडर हूँ तो फिर स्टॉक्स अगर मैंने खरीदे तो वो मैं कहाँ लेकर जाऊंगी, उसको मैं अपनी इन्वेंट्री में दिखाऊंगी, ना कि इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, अगर रिवेन्यू हो रहा है फ्रॉम द सेल्स ऑफ गुड्स टू बी रिकॉग्नाइज, सेवरल कंडीशंस हमें मीट करनी है। तो यहाँ पर कौन सी क्रिटिकल कंडीशन है जिसमें हम रिकॉग्नाइज करेंगे रिवेन्यू फ्रॉम अ सेल। सेलर ने रिसीव किया फुल कैश पेमेंट फ्रॉम द बायर, सेलर ने ट्रांसफर किया है सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप ऑफ द गुड्स टू द बायर, ट्रांसफर किए हैं गुड्स जो मैन्युफैक्चर किए थे वो मैन्युफैक्चर हो गए और रेडी हैं शिपमेंट के लिए। प्लेस यहाँ पर बायर ने एक फॉर्म प्लेस किया नॉन कैंसिलेबल ऑर्डर फॉर द गुड्स, सेलर हैज इशूड एन इनवॉइस टू द बायर ऑफ द गुड। तो यहाँ पर कौन सी क्रिटिकल कंडीशन है जो कि हमारी रेवेन्यू रिकॉग्निशन में हेल्प करेगी, बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो
यहाँ पर आपके पास में एक्चुअली जब भी मेरे पास रिवेन्यू रिकॉग्निशन देखना है तो मुझे क्या देखना होगा कि मेरी जो गुड्स हैं वो किसी और के पास ट्रांसफर हो गई, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो यहाँ पर जितने भी सिग्निफिकेंट रिस्क और रिवॉर्ड्स हैं उसकी ओनरशिप के, वो भी हमने ट्रांसफर कर दिए। तो बायर अब यहाँ पर बेयर करेगा रिस्क, अगर कोई लॉस या डैमेज हो जाता है, या फिर एंजॉय करेगा रिवॉर्ड, जैसे इसको यूज करेगा या रीसेल कर देगा इन प्रोडक्ट्स को। अगर यहाँ पर ट्रांसफर जब तक कंप्लीट नहीं होता, सेलर इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता एज रेवेन्यू, इवन दो कि यहाँ पर इनवॉइस जो है वो हमारी रेडी हो गई है। When recognizing revenue from rendering of services, method used depends on nature of service contract। तो अगर परफॉर्मेंस जो है इसमें आपका एग्जीक्यूशन होता है मोर देन वन डिस्टिंक्ट एक्ट ओवर अ पीरियड, कौन सा मेथड ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन हमें यूज करना है? कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड, कैश बेसिस मेथड, प्रपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड, अक्रूवल मेथड, या फिर इंस्टॉलेशन मेथड। तो बताओ, अगर यहाँ पर रिवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जा रहा है जब हम किसी को सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पर कौन से मेथड्स को रिवेन्यू रिकॉग्निशन के यूज करेंगे? अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास में एक सर्विस जब हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो बहुत सारे एक्ट्स इसमें इंक्लूडेड हैं, कुछ कंप्लीट हुए हैं, कुछ नहीं हुए। तो हम इसको कौन से मेथड से कर सकते हैं? प्रपोर्शनेट कंप्लीट मेथड, कि जितने परसेंट काम हुआ है उतना परसेंट हम इसको कंप्लीटेड मानेंगे। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है सर्विस की, इसमें हमारे मल्टीपल डिस्टिंक्ट एक्ट आएंगे। तो रिवेन्यू रिकॉग्नाइज हमारा किस तरह से होगा कि कितने परसेंटेज काम या कितनी डिग्री तक का काम यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है या सर्विस हमने प्रोवाइड कर दी है। तो रिवेन्यू हम इसमें यहाँ पर अर्न ओवर द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेदर देन वेटिंग की कब तक सर्विसेज फिनिश होंगी। मान लो 5 साल में सर्विस कंप्लीट होगी, तो हम 5 साल तक का वेट नहीं करेंगे, रेदर हर साल यहाँ पर कितना कितना काम हुआ है उसके हिसाब से इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ठीक है। Revenue can be generated from allowing others to use an enterprise resources. How should revenue in the form of dividends from investment in shares be recognized? Revenue हम generate कर रहे हैं जिसमें हम allow कर रहे हैं दूसरों को कि आप enterprise के resources use कर लो। तो यहाँ पर जब हमें revenue मिल रहा है in the form of dividends from investments in shares, तो इसे हम कैसे recognize करेंगे? पहला है on a time proportionate basis। दूसरा बोल रहे हैं कि यहाँ पर जब कैश एक्चुअली रिसीव हो जाएगा इन्वेस्टिंग कंपनी से, ओनर की राइट जो है टू रिसीव द पेमेंट इज एस्टैब्लिश्ड अक्रूवल बेसिस पर इन अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू बी डिक्लेयर्ड। कौन सा मेथड लेकर चलोगे? यहाँ पर देखो, हम क्या करते हैं, हमें ये पता है कि हमें इतना पैसा मिलने वाला है, ठीक है। तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर अनाउंस करते हैं कि इस क्वार्टर में या इस टाइम पर, इस पीरियड में हम इतना यहाँ पर आपको डिविडेंड पे करेंगे। तो जब ये डिक्लेरेशन हो गई, तब हमारे पास में लीगल क्लेम हो जाता है शेयर होल्डर के पास में कि भाई अब हम ये पैसा रिसीव करेंगे, तो तभी हम इसको रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं, चाहे फिर कैश हमें मिला हो या ना मिला हो। आगे समझ में? तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जब हमारी राइट टू रिसीव द पेमेंट इज एस्टैब्लिश्ड, और वो कब एस्टैब्लिश होती है? ये तब एस्टैब्लिश होती है जब यहाँ पर ये हमारे पास में राइट टू, हमारे पास जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अनाउंस कर दिया है कि वो डिविडेंड पे करेंगे। इफ एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ सेल there is a significant uncertainty regarding the ultimate collection of the amount of consideration, what is the correct accounting treatment? अगर यहाँ पर जब हम सेल कर रहे थे तो काफी बड़ी एक अनसर्टेनिटी हमें देखने के लिए मिली, जो कि हमारे अल्टीमेट कलेक्शन की बात हो रही है, अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन की। तो किस तरीके से इसको यहाँ पर ट्रीट करेंगे? रिकॉग्नाइज करेंगे रिवेन्यू को इन फुल एंड क्रिएट करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल एसेट्स। रिकॉग्नाइज करेंगे रिवेन्यू, लेकिन यहाँ पर डिस्क्लोज करेंगे क्या अनसर्टेनिटी है इन द नोट्स ऑफ अकाउंट्स। पोस्टपोन कर देंगे रिकॉग्निशन जब तक कि अनसर्टेनिटी रिजॉल्व नहीं हो जाती और कलेक्शन जो है वो रीजनेबली सर्टेन नहीं हो जाता। रिकॉग्नाइज करेंगे 50% रिवेन्यू इमीडिएटली और रिमेनिंग 50% अपॉन कलेक्शन। रिकॉर्ड करेंगे फुल सेल बट क्रेडिट करेंगे इसको टू डेफर्ड रिवेन्यू अकाउंट। अब देखो हमारे पास में क्या हुआ, यहाँ पर एक अनसर्टेनिटी आ गई और एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स हम क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पर जब तक हमारे पास रिकॉग्निशन यहाँ पर तब तक नहीं होगा जब तक कि अनसर्टेनिटी रिजॉल्व नहीं हो जाती। अच्छा, अगर यहाँ पर मुझे कोई लॉस हो रहा होता तो मैं उसे रिकॉर्ड कर लेती, लेकिन अगर मुझे यहाँ पर रिवेन्यू हो रहा है
तो एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स या एंटिसिपेटेड इनकम को हम तभी तक नहीं करेंगे जब तक उसे क्लेम करने की हमारी राइट एस्टैब्लिश नहीं हो जाती है। एक कंपनी ने गुड्स भेजे हैं किसी कस्टमर को ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। कस्टमर को यहाँ पर 15 दिन का टाइम पीरियड दिया गया कि या तो एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो गुड्स को। तो कंपनी कब रिकॉग्नाइज करेगी रेवेन्यू फ्रॉम द ट्रांजेक्शन? जैसे ही डिस्पैच हो गया, जब कैश रिसीव हुआ, जब गुड्स फॉर्मली एक्सेप्ट कर लिए गए और यहाँ पर 15 दिन का जो रिजेक्शन पीरियड था वो भी खत्म हो गया, या डेट ऑफ इनवॉइस, या फिर एट द एंड ऑफ द मंथ हो। तो जब यहाँ पर हमें पता होता है, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स नहीं लेकर चलते, जहां पर हम श्योर है कि मिलेगा ही वहीं पर जाएंगे। और ये कब होगा? जब 15 दिन का रिजेक्शन पीरियड हमारा खत्म हो जाता है। तो रिवेन्यू हम तभी इसको रिकॉग्नाइज करते हैं जब हमारे पास में फॉर्मली इसको बायर ने एक्सेप्ट कर लिया है। एक मैन्युफैक्चरर थे, कंसाइनर, जिन्होंने गुड्स यहाँ पर शिपिंग की है टू अ रिटेलर, जो कि कंसाइनी है ऑन अ कंसाइनमेंट बेसिस। रिटेलर ने अग्री किया कि वो गुड्स को थर्ड पार्टी को बेच देंगे ऑन अ मैन्युफैक्चरर्स बिहाफ। जब यहाँ पर मैन्युफैक्चरर को रिकॉग्नाइज करना था रेवेन्यू, तो वो कब करेंगे? गुड्स जब उन्होंने शिप कर दी कंसाइनी को, कंसाइनी ने गुड्स यहाँ पर रिसीव कर ली अपने वेयर हाउसेस पर, कंसाइनी ने ये गुड्स थर्ड पार्टी को बेच दी, कंसाइनी ने मैन्युफैक्चरर को यहाँ पर पेमेंट कर दी, या फिर एट द एंड ऑफ द कंसाइनमेंट पीरियड। तो देखो यहाँ पर भी कंसाइनर जो है उसके पास ओनरशिप रहती है जब तक कि थर्ड पार्टी के पास सामान नहीं चला गया। तो जब थर्ड पार्टी के पास सामान जाएगा तभी तो मेरे पास से यहाँ पर जितने भी रिस्क और रिवॉर्ड्स हैं, जितनी भी राइट्स हैं वो जाएंगी। तो मैं तब तक इसको रिकॉग्नाइज नहीं करूंगी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब तक हमारे पास में कंसाइनी जो है वो गुड्स को थर्ड पार्टी को नहीं बेच देता। एक पब्लिशिंग कंपनी है जिसने रिसीव किए 1200 रुपीज का फी जनवरी में, और पूरे एक साल का सब्सक्रिप्शन था ये, जिसमें कि एक मैगजीन हर महीने डिलीवर की जाएगी। तो ये पूछ रहे हैं इस रिवेन्यू को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? तो इसको पूरा का पूरा पैसा जो रिकॉग्नाइज किया जाएगा जब यहाँ पर कैश रिसीव हो गया, या फिर डेफर करेंगे रिवेन्यू को, रिकॉग्नाइज करेंगे स्ट्रेट लाइन बेसिस पर ओवर द 12 मंथ सब्सक्रिप्शन, या रिकॉग्नाइज करेंगे फुल 1200 एज अ रिवेन्यू एट द एंड ऑफ 12 मंथ सब्सक्रिप्शन पीरियड, या रिकॉग्नाइज करेंगे रेवेन्यू को बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ ईच मैगजीन डिलीवर, या डेफर करेंगे रेवेन्यू को एंड रिकॉग्नाइज करेंगे इसको तभी जब यहाँ पर कस्टमर ने अपने सब्सक्रिप्शन को रिन्यू करा लिया है। अब इसमें देखो हमने क्या देखा था कि जब हमारे पास में से गुड्स चले जाते हैं तब हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो हर महीने जैसे जैसे एक एक मैगजीन डिलीवर होती जाएगी वैसे वैसे हम इस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए? यहाँ पर आपका आंसर इसका बी हो जाएगा, जहां पर हम रिकॉग्नाइज करेंगे इसको स्ट्रेट लाइन बेसिस पर, जब कंपनी यहाँ पर 100 रुपीज का रेवेन्यू हर महीने दिखाएगी 12 महीने के लिए, और सर्विस जैसे जैसे डिलीवर करती जाएगी। तो फुल अमाउंट अपफ्रंट जो है वो ओवर स्टेट कर देगा रेवेन्यू को इनिशियल पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर हम लोग का कल के क्लास के बाद में सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। एक यूनिवर्सिटी को फुल ट्यूशन फी मिला फॉर अ 2 सेमेस्टर एकेडमिक ईयर फ्रॉम अ स्टूडेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर। पूरा का पूरा ट्यूशन फी एक बार में मिल गया 2 सेमेस्टर की एकेडमिक ईयर के लिए, और यहाँ पर इन द बिगिनिंग। व्हाट इज द करेक्ट मेथड फॉर द यूनिवर्सिटी टू रिकॉग्नाइज द ट्यूशन फी? एंटायर फी को एक साथ रिवेन्यू मान लेंगे, एंटायर फी को यहाँ पर रिकॉग्नाइज करेंगे एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर, या डेफर कर देंगे फी को, रिकॉग्नाइज करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो हमारा पहला सेमेस्टर फिर दूसरा सेमेस्टर, या 50% फी को हम स्टार्ट में और 50% को एंड में रखेंगे ईयर के, या रिकॉग्नाइज करेंगे ओनली वाइल की स्टूडेंट ने सक्सेसफुली सभी एग्जाम्स पास कर दिए। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। जब पहले हमारे पास में एक सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है तब हमें इंस्ट्रक्शन मिला है कि फी सबमिट करनी है, तो यहाँ पर तब, फिर दूसरा स्टार्ट होगा दूसरे में हमें फी सबमिट करने का इंस्ट्रक्शन मिलेगा, तो दूसरा हमारा तब। ठीक है, ना शुरुआत में ना एंड में, जब जब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पास होगा कि पेमेंट आपको करनी है, या तो फिर गुड्स हमारे पास से जो भी बेचने हैं वो हमारे जाते हैं। ठीक है, एंड इसी के साथ में हमारे एक और पार्ट कंप्लीट हो चुका है। कल हमारा एक पार्ट बचेगा। आज मैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज की भी सीरीज लेकर आऊंगी। नाउ आई एम नॉट प्रिटी श्योर कि वो मैं एक ही दिन में सारा कंप्लीट कर लूंगी या फिर 2 दिन मुझे लग जाएंगे कंप्लीट करने में, बट डेफिनेटली मैं आपको ये 5 तारीख से पहले पहले कंप्लीट कर दूंगी। तो आप अच्छे से अभी सारा रिवीजन करते हुए चलना। ठीक है, और कोई भी डाउट आए तो क्लास में ही पूछ लेना। रेस्ट आपको पता है, आरपी एकेडमी एप्लीकेशन यहाँ पर आप डाउनलोड कर लेना, और वेबसाइट भी यहाँ पर, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस रिवीजन के लिए भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिएगा, एग्जाम आ रहा है और अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।